स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल कब्र में घुसपैठ। लाइटनिंग का एक बड़ा गुच्छा उनके आसपास में गिर गया। जैसे ही उनमें से सबसे मोटी लाइटनिंग का झटका अपने लक्ष्य पर गिरा, लाइटनिंग के कांटे हवा में और अधिक तेजी से फैल गए और अधिक शाखाओं में बंट गए और हमले के प्रभाव को और मजबूत कर दिया। परिणाम स्वरूप लाइटनिंग गिरने से कॉर्प्स जनरल के शरीर में एक छेद हो गया। भूरे सफेद घुमावदार चादरों के नीचे का मांस झुलसकर काला हो गया था। उसका आधा कंधा चला गया था। कपड़े में लिपटा हुआ कॉर्प्स जनरल वास्तव में विशालकाय कॉर्प्स जनरल से अलग था, जिसका शरीर बैल जैसा था। जब आदर्श जॉइंट कॉर्प्स जनरल के खिलाफ लड़ रहा था, तब भी उसके थर्ड लेवल के लाइटनिंग स्ट्राइक उसके खिलाफ अप्रभावी थे। इस बीच यह पता चला कि भले ही कपड़े में लिपटा हुआ कॉर्प्स जनरल आश्चर्यजनक रूप से तेज था, उसकी गतिविधियों को सीमित करने के बाद उसे मारना बहुत मुश्किल नहीं था। क्षति झेलने के बाद कपड़े में लिपटी जनरल को कोई नुकसान नहीं हुआ। जैसे ही उसका शरीर एक ही स्थान पर तेजी से घूमने लगा, उसकी आंखों से लाल रंग की चमक निकलने लगी। यह तेज गति से घूमता रहा, खुद को धातु ड्रिल में बदल लिया, जमीन में खोदता रहा। कून के जंगल की जड़ें जमीन के नीचे नहीं थी। भले ही मैजिक से उत्पन्न जड़ें थी, वे काफी नाजुक थी। इस प्रकार यदि लक्ष्य जमीन में खुदाई करने में सक्षम होता तो कून का जंगल अपनी प्रभावशीलता खो देता। जल्दी ही कून के जंगल में नया छेद ही एकमात्र चीज बची थी। कॉर्प्स जनरल बिना किसी निशान के गायब हो गया था। धिक्कार है, हमने इसे भाग जाने दिया, स्कारफेस ने गुस्से से कहा। क्या यह हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है? अब हम सेना के पास पुनः संगठित हो सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे पहले ही बहुत दूर जा चुके हैं। शॉर्टी ने पीछे मुड़कर दूर तक बढ़ती सेना पर नजर डाली। नीलिमा परिणाम से बहुत संतुष्ट नहीं थी। अगर उसे पता होता कि जीव जमीन में खोदने में सक्षम है तो वह पहले उसे बेलों में बांध देती। कपड़े में लिपटी लाश जनरल एक काफी दुर्लभ प्रकार का था, जिसका उसने पहले कभी सामना नहीं किया था। इसमें कई अप्रत्याशित क्षमताएं थी। यदि वह इसके मरे हुए क्रिस्टल को सुरक्षित पाने में सक्षम होती तो इससे उसकी रैंकिंग में काफी सुधार होता। निशान वाले आदमी के पीछे से एक धीमी अजीब आवाज आई, जैसे कोई बर्फ पर कदम रख रहा हो। क्या आप में से किसी ने सुना? शॉर्टी बोलने ही वाला था कि निशान वाले फेस द्वारा आधी जमी हुई जमीन अचानक टूट गई। दो घुमावदार चादरें अचानक छेद से बाहर निकल आई। घुमावदार चादरें निशान वाले आदमी पर आ गई। वे आपस में जुड़ गए और तुरंत उस आदमी के गले में लिपट गई। हालांकि निशान वाले आदमी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। जिस क्षण उस पर घात लगाकर हमला किया गया, उसकी आकृति प्रकाश में ढक गई। हल्के भूरे रंग की चमक तेजी से प्लेट कवच में बदल गई, जिससे वह भूरे बख्तरबंद शूरवीर में बदल गया। हालांकि घुमावदार चादरों का इरादा शुरुआत में कोई नुकसान पहुंचाने का नहीं था। भले ही निशान वाले आदमी को कवच द्वारा सुरक्षित किया गया था, फिर भी उसकी गर्दन के चारों ओर घुमावदार चादरें उसे खींच रही थी, जबकि हर कोई अभी भी प्रतिक्रिया दे रहा था। निशान वाले आदमी को पहले ही 10 मीटर दूर घसीटा जा चुका था, एक भयानक कब्र में, जिसके बारे में उनमें से किसी को भी पहले से पता नहीं था। उसे बचाओ, उसे जल्दी बचाओ! नीलिमा घबरा गई। उसने तुरंत निशान वाले आदमी का पीछा किया। दुर्भाग्य से नीलिमा के पास कोई गति बढ़ाने वाली स्पिल नहीं थी। उसके पास निशान वाले आदमी को पकड़ने का कोई मौका नहीं था, जिसे तेजी से घसीटा जा रहा था। पूरा क्रम केवल 1 सेकंड तक चला था। आदर्श और शॉर्टी दोनों को पता नहीं था कि उस आदमी को बचाने के लिए वे क्या मैजिक कर सकते हैं। उसे गुफा में खींच लिया गया। हम उसे कैसे बचाएंगे? क्या आप यह कहना चाह रहे हैं कि हम सभी को इसमें कूद पड़ना चाहिए? शॉर्टी गुफा तक गया और पाया कि अंदर पूरी तरह से अंधेरा था। दृष्टि उनकी वास्तविक चिंता नहीं थी, लेकिन गुफा बेहद संकीर्ण लग रही थी। मैजिशियन जो सबसे अधिक असुरक्षित थे जब उनके दुश्मन हाथापाई की सीमा के भीतर थे। यदि उनके पास अपनी रक्षा के लिए कछुए के गोले जैसी डिफेंस स्पिल नहीं होते तो वे बस उन पर झपटने वाले ज़ॉम्बी से अभिभूत हो जाते।
अगर तुम दोनों नहीं जा रहे हो तो मैं खुद चली जाऊंगी। नीलिमा ने अपने दांत भींचे और गुफा में कूद गई। प्रवेश द्वार पर आदर्श और शॉटी की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि नीचे क्या है। क्या यह इस तरह नीचे कूदकर आत्महत्या करने के बराबर नहीं था? क्या हम भी नीचे जा रहे हैं? शॉटी ने आदर्श की ओर देखा। कोई निर्णय नहीं ले सका। हमारे पास कोई और चारा नहीं है, आइए नीचे चले और उन्हें बचाए। छोटी फ्लेम बेले बाहर आओ, आदर्श चिल्लाया। आदर्श ने समनिंग एलिमेंट के इंटरमीडिएट स्टार पैटर्न को कास्ट करना शुरू कर दिया। फिर भी जब वह स्टार पैटर्न को केवल आधा बना रहा था, छोटी फ्लेम बेले पहले ही बाहर आ गई थी। उसने अपनी मुट्ठी आकाश में फैला दी जैसे कि वह बचाने के लिए बाहर आई हो दुनिया। आदर्श को घृणा की लहर महसूस हुई। उसे अल्ट्रामैन नहीं देखना चाहिए था। उसका कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट अब 8वीं कक्षा के सिंड्रोम से पीड़ित था। शॉटी उसके प्रदर्शन पर पूरी तरह से चौंक गया था। आदर्श के थर्ड एलिमेंट को देखने के बाद वह हैरान नहीं था, क्योंकि जो लोग रैंकिंग पर नजर रखते थे वे निश्चित रूप से जानते थे कि आदर्श जो इनेट टैलेंट लीडर बोर्ड पर 5th रैंक पर थे, उसके पास 3 एलिमेंट्स थे। समस्या यह थी कि आदर्श का कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट कैसे बाहर आ गया जबकि उसके स्टार पैटर्न भी पूरा नहीं बना था। इसका कोई मतलब नहीं है, आदर्श ने बेबसी समझाया। संभवतः प्राणी का वंश स्पेस एलिमेंट से संबंधित है, इसलिए वह अपनी इच्छा अनुसार आ और जा सकती है। ओह, मैं देख रहा हूँ। मुझे वहां जाने का ज्यादा शौक नहीं है। मुझे डर है कि मुझे अपने बेटे को देखने का मौका नहीं मिलेगा जो जल्द ही पैदा होने वाला है। शॉटी ने अपने वास्तविक विचार व्यक्त किए। बकवास बंद करो। आदर्श ने शॉटी को शिकायत करने का कोई मौका नहीं दिया। उसने शॉटी को उठाया और गहरी सांस लेने के बाद गुफा में कूदने से पहले फ्लेम बेले को आगे का रास्ता रोशन करने के लिए कहा। शॉटी ने कहा, मत करो। शॉटी आदर्श की तुलना में बहुत छोटा था, जो कि एक जंगली आदमी था जो शॉटी को अपने साथ गुफा में खींच रहा था। रास्ता सीधा था, गुफा के बजाय कुएं जैसा। यह स्थान मिट्टी से नहीं बल्कि प्राचीन काल की सड़ती हुई ईंटों से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो अतीत में किसी ने यहाँ कब्र बनाई हो। बकवास, हम अभी तक सबसे नीचे कैसे नहीं हैं? छोटू पहले से ही लड़कियों की तरह चिल्ला रहा था क्योंकि वे पूरी तरह से अंधेरे में गिर गए थे। लिटिल फ्लेम बेले उनके ठीक नीचे थी। उसके शरीर से फूटती आग पथ को आलोकित कर रही थी, फिर भी नीचे का कोई संकेत नहीं था। आखिरकार एक कक्ष नजर आया। आदर्श उतरते समय थोड़ा नीचे बैठ गया और प्रभाव के लिए कुछ गद्दी प्रदान करने की कोशिश कर रहा था। शॉटी आदर्श की तरह सहज नहीं था, जिसके पैर लैंडिंग के कारण सुन्न हो गए थे। उसने तुरंत दर्द में फक ऑफ शब्द कह दिया। नीलिमा कहाँ है? आदर्श ने अपने आसपास छान मारा, लेकिन नीलिमा का कोई निशान नहीं मिला। मुझे यकीन है कि उसे भी घसीट कर ले जाया होगा। सतह पर कपड़े में लिपटे कॉप्स जनरल को मारने की कोशिश करना मुश्किल नहीं है, लेकिन अब जब हम इसके क्षेत्र में है तो हम संभवतः बर्बाद हो गए हैं। शॉटी ने कहा, जो यहाँ आने के लिए अविश्वसनीय रूप से अनिच्छुक था। मुझे लगा कि हम यहाँ पर हर जगह ज़ॉम्बी को देखेंगे। वास्तव में यह काफी विशाल है। आदर्श ने अपने आसपास की जांच करने के लिए फ्लेम बेले चलती लाइट बल्ब द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का उपयोग किया। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल इम्पीरियस बेबी लिटिल फ्लेम बेले। मैं तुमसे कहता हूं, यदि मेरी पत्नी विधवा हो जाए और मेरे बच्चे का पिता मर जाए तो सारा दोष तुम्हारा होगा। उनका इस गुफा में कूदने का बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी इमारत से कूदकर आत्महत्या करना। शॉटी ने बड़बड़ाना बंद नहीं किया। आदर्श ने छोटी फ्लेम बेले को नेतृत्व करने दिया। उसकी इंद्रियां किसी मैजिशियन से थोड़ी तेज थी। छोटी फ्लेम बेले असाधारण रूप से उत्साहित लग रही थी क्योंकि वह पहली बार इतनी आकर्षक गुफा में थी। उसने अपने शरीर पर ज्वलंत वस्त्रों को चारों ओर लहराया और उनका मार्गदर्शन करने के लिए आगे बढ़ी। छोटी फ्लेम बेले आग से ही बनी थी।
तो वो अपनी लपटों को इधर उधर घुमा के अपना वस्त्र जैसा दिखा रही थी। पास रहो, आदर्श ने शॉटी को कहा। ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे शॉटी अकेले रहने की हिम्मत कर सके। उसने तुरंत आदर्श और उसके छोटे पालतू जानवर के पीछे हो लिया। कब्र अत्यंत विशाल थी और उनकी कल्पना से कहीं अधिक चौड़ी थी। हालांकि मृत्यु की घनी उपस्थिति के कारण आग की लपटों से प्रकाश दूर तक फैलने में असमर्थ था। फायर की लपटों से उत्पन्न प्रकाश का उपयोग प्रकाश स्रोत के रूप में किया जा सकता है, फिर भी इसमें लाइट एलिमेंट की शक्ति शामिल नहीं थी जिसमें अंधेरे को दूर करने या इसे शुद्ध करने का प्रभाव होता था। एक भी शानदार रोशनी न केवल मृत्यु और मायस्मा की उपस्थिति को दूर कर देगी बल्कि यह पूरे कक्ष को भी रोशन कर देगी। उसे जाने दो, घिनौनी लाशें। सामने अंधेरे से एक उत्तेजित चीख आई। आदर्श ने करीब से देखा और पाया कि वह व्यक्ति नीलिमा है, उसके उत्कृष्ट घुमाव क्रोधित लाइटनिंग के अटैक से घिरे हुए, जिससे हवा में तेज दरारें पैदा हो रही थी। आदर्श ने आगे की ओर देखा और थोड़ा फफूंदयुक्त नीला खंबा देखा। खंबा कक्ष का मुख्य सहारा प्रतीत होता था, जैसे किसी प्राचीन ऊंचे पेड़ का तना छत को सहारा देने के लिए ऊपर की ओर उठ रहा हो। खंबे के आधे ऊपर निशान वाला आदमी हवा में लटक रहा था और उसकी गर्दन के चारों ओर घुमावदार चादरें कसकर लिपटी हुई थी। उसके हाथ पैर भी बंधे हुए थे, यहाँ तक कि अपने कवच के साथ भी। जब बहुत लंबे समय तक गला घोटने के बाद उसकी ऑक्सीजन खत्म हो जाती थी तो वह आसानी से दम घुटने से मर सकता था। खंबे से कुछ दूरी पर कपड़े में लिपटा जनरल का शव स्पाइडरमैन की तरह हवा में उल्टा लटका हुआ था। इसकी बर्फीली चालाक आंखों की जोड़ी उपहास के संकेत के साथ नीलिमा को घूर रही थी। लाइटनिंग से उसके कंधे फटने के बाद भी घाव से काला खून टपक रहा था, फिर भी प्राणी को कोई परवाह नहीं थी। कपड़े में लिपटे कॉप जनरल ने एक अजीब सी हंसी निकाली, जैसे कोई चालाक लोमड़ी हो जिसने अपना शिकार पकड़ लिया हो या फंसा लिया हो। आप इससे बात करके अपना समय बर्बाद क्यों कर रही हो? आइए इसे मारे और सेना के साथ फिर से इकट्ठे हो जाए, शॉटी ने जोर जोर से हाँफते हुए कहा। आदर्श भी और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने अपनी नज़र कपड़े में लिपटे जनरल के शव पर जमा दी, जो अजीब सी हंसी निकाल रहा था। यह स्पष्ट था कि प्राणी के पास कुछ हद तक बुद्धिमत्ता थी और वह निशान वाले आदमी के कवच के विफल होने की प्रतीक्षा कर रहा था। एक बार जब कवच गायब हो गया तो प्राणी आसानी से उसका गला घोंटकर मार सकता था। छोटी फ्लेम बेले, इसे नष्ट करो, आदर्श ने कहा। लिटिल फ्लेम बेले बेहद उत्साहित थी। वह एक सुखद झंकार के साथ सीधे कॉर्प्स जनरल की ओर उड़ी। इस प्रक्रिया में उसके शरीर पर लगी आग की लपटें और भी तेज हो गई। युवा अवस्था में एक समन बीस्ट आखिर क्या करने जा रहा है? क्या आप हमारे जीवन को मजाक समझ रहे हैं? यह देखकर नीलिमा बोली। आदर्श ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। उसकी आंखें अपने आसपास का निरीक्षण करती रही। किसी कारण से उसे यह महसूस होता रहा कि गुफा की कब्र उतनी सरल और खाली नहीं थी जितनी लगती थी। खालीपन अभी भी उचित था, क्योंकि अधिकांश ज़ॉम्बी रात्रि स्नान का आनंद लेने के लिए जमीन पर चले गए थे। इस प्रकार गुफा खाली हो गई थी। हालांकि मृत्यु की उपस्थिति सांत्वना देने के लिए बहुत प्रबल थी। आदर्श का शैडो एलिमेंट अंधेरे में एक असामान्य उपस्थिति महसूस कर रहा था। जैसे जैसे लिटिल फ्लेम बेले हवा में ऊंची उड़ान भरती गई, उसके शरीर से निकलने वाली आपदा की आग तेज होती गई। वह ज्वाला के एक छोटे से झोंके से 2 मीटर से अधिक व्यास वाले एक लुढ़कते आग के गोले में तब्दील हो गई थी। आग का गोला सीधे कॉर्प्स जनरल पर उड़ गया। फुर्तीले प्राणी ने तुरंत प्रतिक्रिया की और हवा में अपनी स्थिति बदल ली। फिर भी फ्लेम बेले जिस आग के गोले में बदल गई थी वह भी फुर्तीला था, क्योंकि वह खुद फ्लेम बेले थी। 2 मीटर व्यास वाला आग का गोला 1 सेकंड के लिए हवा में रुका, इससे पहले कि वह ठीक उसी दिशा में उड़े जिस दिशा में कॉर्प्स जनरल आगे बढ़ रहा था। जब आग का गोला अपना रास्ता बदल रहा था तो उसका व्यास 1 मीटर और बढ़ गया और अब उसका दायरा 3 मीटर हो गया था। कॉर्प्स जनरल ने आग के गोले से बचना जारी रखा।
उसके पीछे छोड़ी गई घुमावदार चादरें कुछ ही सेकंड में जलकर राख हो गई। यह संभव है कि बुद्धिमान कॉर्प्स जनरल ने कभी नहीं सोचा था कि छोटे उग्र प्राणी के पास इतनी जबरदस्त शक्ति होगी जो इतने बड़े आग के गोले में बदल जाएगी। आग के गोले के केंद्र में नन्ही फ्लेम विले ने निराश होकर रोना शुरू कर दिया, मानो वह कहना चाह रही हो, भागना बंद करो और मेरे साथ एक सुखद लड़ाई का आनंद लो। कॉर्प्स जनरल संभवतः बिना किसी बुद्धिमत्ता के ज़ॉम्बी के बजाय एक जीवित मृत व्यक्ति था। छोटी फ्लेम विले द्वारा चुनौती दिए जाने पर उसे बेहद अपमानित महसूस हुआ, फिर भी उसके पास दौड़ते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसका सबसे बड़ा हथियार घुमावदार चादरें विपत्ति की आग के सामने पूरी तरह से बेकार थी। इसके अलावा छोटी फ्लेम विले जिस आग के गोले में बदल गई थी उसका व्यास अब 4 मीटर हो गया था। 4 मीटर व्यास वाला आग का गोला बेहद भयावह था, क्योंकि इसकी चौड़ाई एक एसयूवी से 2 गुनी थी। यहाँ तक कि मजबूत सुरक्षा वाले एक विशाल कॉर्प्स जनरल के पास भी इसके सामने खड़े होने का कोई मौका नहीं था। तुम वहां खड़े होकर किसका इंतजार कर रही हो? जाओ और उसे बचाओ, आदर्श चिल्लाया जब उसने देखा कि नीलिमा स्तब्ध खड़ी थी। अपने सामने का दृश्य देखकर नीलिमा की आंखें चौड़ी होगी। अपने युवा चरण में एक छोटी सी उग्र कैलाबाश सिस्टर में कपड़े में लिपटे हुए धूर्त जनरल को पूरे कक्ष में घुमा रही थी। यह उस छोटी लड़की के समान था जो हाथ में लाइटर लेकर सड़क पर एक गैंगस्टर का पीछा करते हुए किंडरगार्टन जाने लगी थी। कैलाबाश बर्दाश्त मीनिंग छड़ो। ठीक होने पर निशान वाले आदमी को बचाने के लिए नीलिमा ने तुरंत अपनी मैजिक वाइन्स को नियंत्रित किया। उसके चेहरे पर नीली नसें उभर चुकी थी। अगर उन्होंने उसे नहीं बचाया तो निश्चित तौर पर उसकी सांसें थम जाएगी। जैसे ही नीलिमा का ध्यान मैजिक वाई के साथ स्कार वाले आदमी को बचाने पर था, उसके पीछे एक भयानक शैडो दिखाई दी। शैडो बस उसके पीछे अपने पैरों पर खड़ी होगी। उसकी रूपरेखा वहां खड़ी एक शैतान बकरी जैसी थी। यहाँ तक कि उसके नीचे की ओर मुड़ते हुए सींग भी शैतान के समान थे। बकरी के सींग वाले जीव की शैडो ने अपने हाथ में खंजर जैसी कोई नुकीली चीज पकड़ रखी थी। वह चुपचाप नीलिमा का गला काटने की कोशिश कर रहा था। नीलिमा प्राणी की उपस्थिति से पूरी तरह अनजान थी, क्योंकि वह महज शैडो का एक टुकड़ा था। उसने यह भी मान लिया कि यह धधकती लपटों से निकली शॉटी की परछाई है। फिर भी वह परछाई कोई और नहीं बल्कि एक डीमन बिस्ट था जो अपने शिकार का गला काटने का शौकीन था। लाइट शील्ड। शॉटी ने ठीक समय पर अपना मैजिक कर दिया। अंधेरे डीमन बिस्टों के विरुद्ध लाइट एलिमेंट बहुत प्रभावी था। यहाँ तक कि जब यह केवल एक शुद्ध डिफेंस स्पेल था तो नीलिमा के चारों ओर पवित्र शील्ड द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का एक टांगा लगाने वाले लोहे की तरह महसूस होता था, क्योंकि यह प्राणी के साथ संपर्क बनाता था जो जलने पर एक अजीब सी चीख निकालने लगता था। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू। एवरी सैटरडे इज माई हॉलीडे एंड एवरी संडे इज योर हॉलीडे। थैंक यू।